डिपेंड है डिग्री ऑफ कार्बन एटम। ये तो सभी को आता है, डिग्री ऑफ कार्बन एटम। डिग्री ऑफ कार्बन एटम में जो क्लासिफिकेशन होगा वो होगा 1 डिग्री और प्राइमरी। जब भी हेलोजन एटम 1 डिग्री कार्बन से बॉन्डेड होगा तो उसको हम 1 डिग्री बोल रहे होंगे। और ये क्लासिफिकेशन केवल और केवल हेलो एल्केन्स के लिए होगा, बिकॉज ये तभी एप्लीकेबल होता है जबकि कार्बन एटम शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। डिग्री आप किसके लिए डिफाइन करते हैं? सिंगल बॉन्डेड कार्बन के लिए ना, कभी डबल बॉन्डेड में थोड़ी निकालते हम। तो अगर हम डिग्री ऑफ कार्बन एटम चेक करते हैं तो हम बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन होगा, 2 डिग्री होगा, 3 डिग्री होगा, 4 डिग्री होगा, 5 डिग्री तो नहीं हो सकता ना। तो हम 1 डिग्री या प्राइमरी हेलो एल्केन कब बोलेंगे? जबकि हेलोजन 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होगा। सेकंड होगा बेटा 2 डिग्री और सेकेंडरी। तो 2 डिग्री और सेकेंडरी में जो हेलोजन होगा वो किससे जुड़ा होगा? 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा होगा। थर्ड होगा 3 डिग्री और टर्सरी। 3 डिग्री और टर्सरी में जो हेलोजन है आप उसको 3 डिग्री कार्बन से बॉन्डेड करने वाले। आपको बेटा यहाँ पर केवल और केवल उस कार्बन को चेक करना है जिससे हेलोजन एटम बॉन्डेड है। बिकॉज अगर आपसे वो डिग्री चेक करवाएगा तो ऐसे ओपन स्ट्रक्चर तो देने वाला है नहीं। ये जो एग्जांपल है इसको क्लोज करके ऐसे देने वाला है ना बेटा, CH3 होल थ्राइस CX। ऐसे करके तो पूछेगा नहीं आपसे कि बताइए इनमें से कौन सा अल्काइल 3 डिग्री है। स्ट्रक्चर आपको ऐसे नहीं दिया जाएगा, ऐसे दिया जाएगा बेटा। कई बार ये वाले सिंगल बॉन्ड को भी यहां से वो हटा देते हैं, मान के चलते सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। अब 4 डिग्री तो बनाना पॉसिबल नहीं है ना, मतलब 4 डिग्री कार्बन तो पॉसिबल है बट 4 डिग्री हेलो एल्केन पॉसिबल नहीं, बिकॉज कार्बन की वैलेंसी कितनी जाएगी तो 5। तो ये तो हमारा डिग्री वाला हुआ। ठीक है, सेकंड जो क्लासिफिकेशन है बेटा वो थोड़ा सा कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन पर डिपेंड है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि अल्कोहल में भी एप्लीकेबल होगा, सभी में होगा। अगर हम कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन को थ्रू आउट चेन में कंसीडर करके चलते हैं तो इसमें एक कैटेगरी बनती है बेटा बिनाइल, और सेकंड कैटेगरी इसमें बनती है अलाइल, और एक और कैटेगरी इन्होंने बना रखी है बेंजाइल। ऐसे बनाया हुआ। ठीक है, अब एक एक एग्जांपल लिखते हैं हम। देखिए बिनाइल किसको बोलेंगे? सपोज हमारे पास C++C आ रहा है बेटा, और आपने C++C वाले कार्बन से डायरेक्टली हेलोजन को बॉन्डेड कर दिया तो वो बिनाइल होगा। तो जहां भी किसी भी कंपाउंड में अगर C++C से जो भी एटम बॉन्डेड आ रहा है वो बिनाइल कैटेगरी को फॉलो करेगा। मतलब ये वाला ना C++C ये बिनाइल वाला होता है। अभी आपने X लगाया तो बोलेंगे बिनाइल हैलाइड है। सपोज हम X की जगह OH लगा देते तो बोलते हम इट्स अ बिनाइल अल्कोहल। तो C++C एक बिनाइल वाली कैटेगरी है। मतलब जब भी हमारा हेलोजन sp2 कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड होगा तो उसको क्या बोल रहे होंगे? बिनाइल। अब आप यहां लगा दो, यहां लगा दो, बिनाइल होगा। एक बड़ी चेन बना दी सपोज बेटा आपने ऐसे। अब आपने यहां लगाया या फिर यहां पर लगाया, कहीं भी लगाएंगे आप तो कौन सी कैटेगरी होगी? वो बिनाइल होगी। और इस चेन से हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये क्या है? बिनाइल। ये दोनों ही एग्जांपल बिनाइल के होंगे। ठीक है, अब आते हैं हम अलाइल की साइड। तो अलाइल में क्या होगा कि सपोज आपने एक एग्जांपल ऐसे लिया है C++C, लेकिन आपने क्या करा C++C के पास में एक और कार्बन लगा दिया सिंगल बॉन्ड से। अब और चलो एक कार्बन C++C ले लेते हैं हम, ये दोनों sp2 होंगे, एक कार्बन लगा दिया, ये sp3 होगा बेटा। हमने यहां पर हेलोजन लगा दिया या कोई भी ग्रुप लगा दिया। तो जब भी आप C++C के एडजेसेंट वाले sp3 कार्बन पर हेलोजन लगा रहे होंगे
तब उसको बोलेंगे हम अलाइल। इस हिसाब से दोनों साइड आपको जगह मिल जाएगी। देखो ये अलाइल है बेटा। अभी आप ऐसे भी कर सकते हैं, सी डबल बॉन्ड सी, आपने यहां कार्बन ले रखा है, ये भी sp3 है, तो आप यहां लगा दो x, तो भी ये क्या होगा, अलाइल होगा। तो जब भी आप ऐसे sp3 कार्बन पर ग्रुप लगाएंगे जो sp2 का जस्ट एडजेसेंट होगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम, एलाइल। तो डबल बॉन्ड वाला क्या होगा, बिनाइल। डबल बॉन्ड के जस्ट पास वाला क्या होगा, एलाइल। अभी इस एग्जांपल में आपने अगर यहां लगा दिया हो, तो सपोज यहां ही लगाते हैं आप, इधर लगा दे तो क्या बनता वो, बिनाइल। इसके पास और लगा दिया तो क्या बन गया, एलाइल। अब एक और एग्जांपल सपोज आपने ऐसे लिख लिया बेटा, सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ आपने सी लगाया, यहाँ सी लगाया, आपको पता है ये वाली साइड दोनों बिनाइल है, तो ये वाली और ये वाली दोनों साइड क्या है, अलाइल है। ठीक है, अब इन दोनों को स्किप कर दिया, आपने यहां या फिर यहां लगा दिया, इस साइड या इस साइड, ये क्या है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मतलब आपको पता है केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, इनको इतना वीआईपी नाम ऐसे नहीं दिया गया बिनाइल अलाइल, कुछ तो केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस कर ही रहे होंगे। तो बिनाइल एलाइल के कारण रिएक्टिविटी और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों इफेक्टेड होती है बेटा, बट वो दोनों पोजीशन पर होती है और वहां नहीं होगा कुछ। तो बिनाइल एलाइल को छोड़कर आप किसी और पोजीशन पर लगाएंगे तो वो नॉर्मल होगा। ठीक है, तो ये हमने बना लिया बेटा, ये आपने क्या बना रखा है अभी, अलाइल। एक बार बताओ कि अलाइल में हम डिग्री डिक्लेयर कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं ना। देखो अलाइल वो sp3 के कारण ही है, डबल बॉन्ड के कारण तो बिनाइल होता है ना, तो जहां जहां sp3 होगा हम डिग्री डिक्लेयर कर सकते हैं बेटा। तो फिलहाल ये अलाइल में कौन सा डिग्री है, अलाइल 1 डिग्री है, क्योंकि ये कार्बन 1 डिग्री है ना बेटा। आपको चेक करना है अलाइल वाला कितना डिग्री है, अलाइल वाला 1 डिग्री है, तो ये हुआ 1 डिग्री अलाइल। तो क्या हम अलाइल 2 डिग्री बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं। अगर आपसे बोले कि चलिए आप फिर अलाइल 2 डिग्री का एग्जांपल दो एक, तो आप बना सकते हैं सी डबल बॉन्ड सी, ये सी ये अलाइल है आपका, अब इसको आप 2 डिग्री बना दो, पहले आप इस पर हाइड्रोजन लगा दो और एक कार्बन और, तो ये 2 डिग्री बन गया, क्योंकि अलाइल 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री भी बना सकते हैं हम। तो ये अलाइल है बट 2 डिग्री है बेटा, ऐसी अलाइल में आप 3 डिग्री बना सकते हैं, सी डबल बॉन्ड सी सी, ये है अलाइल और ये हुआ अलाइल 3 डिग्री। तो बिनाइल में तो हम डिग्री डिक्लेयर नहीं कर सकते, बट अलाइल की हम 3 डिग्री बना सकते हैं, अलाइल 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। ठीक है, आप थर्ड करते हैं बेंजाइल, 1 डिग्री बचा हुआ लास्ट बेंजाइल। देखो बेंजाइल हम किसको बोलते हैं बेटा, हाँ अगर हम बेंजीन में से H निकालते हैं तो फिनाइल बनता है सीधा, C6H5 बनता है ना। पर अगर मैं टोलुइन ले लिया और वहां से एक H हटा दिया तो बेंजाइल बनता है ना। तो CH2 और इसको आप बेंजाइल बोलते हैं, सबको पता है बेंजाइल होता है। टोलुइन का साइड चेन वाला रेडिकल क्या होता है, बेंजाइल, जबकि बेंजीन से निकला हुआ H क्या बनता है, फिनाइल। ये तो बेंजाइल नहीं बनता ना, ये C6H6 है, इसे से एक H आपने हटाया तो ये बेंजाइल थोड़ी नहीं बनेगा। C6H5 को क्या बोलेंगे आप, फिनाइल है, तो टोलुइन वाला कहलाता है बेंजाइल, तो वही लगाना है हमें। तो ये है बेंजाइल, आप यहाँ X लगाएंगे ये बन गया बेंजाइल, तो क्या बोलेंगे, बेंजाइल हैलाइड। OH लगाएंगे बन जाएगा बेंजाइल अल्कोहल। तो क्या इसकी भी डिग्री डिक्लेयर कर सकते हैं बेटा, जल्दी बोलो, कर सकते हैं नहीं कर सकते, हाँ तो बना लो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। ये अभी बेंजाइल 1 डिग्री है, आप इसे बेंजाइल 2 डिग्री बना सकते हैं, CHX कार्बन 2 डिग्री, और एक और बना सकते हैं हम बेंजाइल 3 डिग्री। इसमें से एक आ सकता है आपको, क्योंकि बोर्ड के जितने भी हमने मॉक टेस्ट देखी उन्होंने क्लासिफिकेशन बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा है हर एक मॉक टेस्ट में। बेंजाइल और अलाइल की डिग्री को वो क्लासिफाई करवा रहे हैं कि बताइए
इन फॉलोइंग एग्जाम्पल में से कौन सा बेंजाइल 3 डिग्री होगा, या अलाइलिक 3 डिग्री होगा, या बेंजाइलिक 2 डिग्री होगा? वो तो नहीं पूछेंगे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री वाला, बट इन दोनों में से कोई एक आ सकता है। ठीक है, अब हम करते हैं इनकी प्रिपरेशन मेथड। हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स को प्रिपेयर करेंगे बेटा। तो अब आप लिखिए इनकी प्रिपरेशन मेथड। तो जो फर्स्ट मेथड है उसे हम अल्कोहल से बनाने जा रहा है बेटा इनको, फ्रॉम अल्कोहल। देखो वैसे तो एक कंपाउंड को बनाने के बहुत सारे पैटर्न हो सकते हैं ना, किसी भी कंपाउंड को किसी से बना सकते हैं, पर यहाँ पर हमें केवल वही मेथड लिखने जो एनसीईआरटी में गिवन है, क्योंकि उसके अलावा और कुछ नहीं आएगा आपको। तो हेलो एल्केन्स या हेलो एरीज को क्या हम अल्कोहल से बना सकते हैं? तो पहले हम हेलो एल्केन्स बनाते हैं बेटा। हेलो एल्केन्स में अगर हम लिखा फ्रॉम अल्कोहल, तो अल्कोहल में हम आरओएच ले सकते हैं। अब आरओएच से हमें आरएक्स बनाना है, मतलब OH माइनस को हटाना है हमें। तो आपने पढ़ लिया होगा ORM 1 2 3 4 में कहीं ना कहीं इतना तो आ ही गया होगा, है ना। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ा दिया होगा आपको थोड़ा बहुत, तो बस वही होगा इसमें। और नहीं पढ़ा है तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं। अल्कोहल से बनाना है आपको आरएक्स, OH को हटाना है। तो 2-3 मेथड हो सकते हैं अल्कोहल से आरएक्स बनाने के। एक तो पहला मेथड है कि अल्कोहल से जब हम आरएक्स बनाने जा रहे हैं तो आप फास्फोरस हैलाइड की रिएक्शन करवा दो बेटा, या तो आप PCl5 ले लो या फिर PCl3 ले लो, दोनों में से कोई भी एक फास्फोरस हैलाइड ले सकते हैं आप। बस होगा ये कि OH ग्रुप को इसका Cl रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ जो प्रोडक्ट होगा वो होगा RCl+। इस वाली जो इक्वेशन है उसमें आपसे वो ये नहीं पूछेंगे, फास्फोरस का जो प्रोडक्ट बन रहा है वो पूछेंगे। अब RCl बन गया आराम से, कुछ नहीं, हर एक कोई बना लेगा, पर अब साथ में क्या बनेगा? तो PCl5 की रिएक्शन में क्या बनता है बेटा साथ में, बोलो। हाँ वेरी गुड, क्या बोले थे? POCl3, है ना, फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड। ये बनेगा POCl3 और एक और बचता है HCl। तो ये प्रोडक्ट पूछेंगे आपसे। इसका फॉर्मूला नहीं देने वाले, इसका नेम देने वाले हैं वो, फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड। ऐसे अगर अल्कोहल पर आप कोई दूसरा फास्फोरस हैलाइड, जैसे आपने PCl3 ले लिया बेटा, पेंटा की जगह ट्राइहैलाइड ले लिया हमने, तो जो प्रोडक्ट होगा एक तो होगा RCl, इसको वो नहीं पूछेंगे, पर अब जो प्रोडक्ट बना उसको पूछेंगे वो। तो यहाँ पर हमें बैलेंस करने के लिए 3 मॉलिक्यूल्स लेने होते हैं बेटा इसके, अल्कोहल के, बिकॉज इसका जो प्रोडक्ट बन रहा है वो है फास्फोरस एसिड H3PO3। ये पूछेंगे आपसे, ये है फास्फोरस एसिड, और यह 3 मॉलिक्यूल ऑफ RCl आ जाएगा। देखो बैलेंस हो गई रिएक्शन। तो वैसे इनकी मैकेनिज्म तो एडवांस की सिलेबस में भी नहीं है, इनको भी डायरेक्ट ही करवाते हैं हम एडवांस में भी, कि आप OH हटाकर Cl लगा दो। और वहां पे ये कि ये प्रोडक्ट में पूछती POCl3 H3PO3। अब बोर्ड को ये वाले प्रोडक्ट मास्क कराने हैं आपको, इसका नाम दे देगा फास्फोरस एसिड, फास्फोरिक एसिड, ऐसे। ठीक है, और आप लगा सकते हैं अल्कोहल पर, हाँ अल्कोहल पर आप थायोनाइल क्लोराइड की रिएक्शन करवा सकते हैं बेटा। SOCl2 को हम बोलते हैं थायोनाइल क्लोराइड। इसकी रिएक्शन से बना सकते हैं बेटा। और ये अल्कोहल बनाने की, RCl बनाने की बेस्ट मेथड मानी जाती है, क्योंकि इसकी बाय प्रोडक्ट को हम इजीली रिमूव कर पा रहे हैं इसलिए। तो यहाँ भी इसमें OH को हटाकर हम Cl लगाएंगे, मतलब एक तो बनना होगा RCl, एक SO2 बनती है जो गैसेस फॉर्म में अपने आप बाहर निकल जाती है, और इसके बाद एक HCl बच रहा है बेटा। ये SO2 ऑटोमेटिक बाहर रिमूव हो जाती है, जो HCl बना हुआ है साइड में, इसको रिमूव करने की पहले से हम यहाँ पर एक वीक बेस पायरिडीन ऐड कर रहे होते हैं बेटा। तो जो पायरिडीन है वो HCl को न्यूट्रल कर देता है, तो यह प्योरेस्ट फॉर्म में RCl मिल जाता है।
अब आपसे ऑब्जेक्टिव ऐसे पूछेंगे कि इनमें से किस मेथड का यूज करके हम प्योरेस्ट फॉर्म में आरसीएल को बना सकते हैं। तो रिएक्शन विद PCl5, रिएक्शन विद PCl4, थाइनाइल गॉड, ऐसे कुछ डाल देंगे। तो ये वाली सबसे बेस्ट मेथड है आरसीएल को सबसे ज्यादा प्योरेस्ट फॉर्म में बनाने के लिए। क्यों है वो भी पूछ सकते हैं आप। क्यों मतलब कि हम इसके साथ बनने वाले बाई प्रोडक्ट को बहुत इजीली रिमूव कर पा रहे हैं। SO2 गैसेस फॉर्म में निकल जाएगा और HCl को पायरिडीन क्या कर देगा, यूटिलाइज कर देगा। इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड आ रहा है बेटा वो है कि जो अल्कोहल है उस पर हम हेलोजन एसिड की रिएक्शन करवा देते हैं बेटा। और ये जो रिएक्शन है पूरी, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म भी आपको करना होगा, पर वो अल्कोहल वाले चैप्टर में करना है, क्योंकि जब थ्योरी पेपर होता था तब इस मैकेनिज्म का क्वेश्चन 2 मार्क्स का हर बार, ऑलमोस्ट हर बार बोर्ड में आता था। कि बोर्ड में मैकेनिज्म टोटल 5 आपके सिलेबस में है, उसमें से एक ये है। अल्कोहल पर हेलोजन एसिड की रिएक्शन कर कर आरसीएल बनेगा, बट इसको मैकेनिज्म से हमें लिखना होता था पूरा। तो अब हम अल्कोहल पर HCl की रिएक्शन करवा रहे हैं, तो क्या बाहर निकलने वाला है, H2O और RCl बन जाएगा। तो ये बना होगा RCl प्लस H2O। ये वाली रिएक्शन की वजह हम जब मैकेनिज्म कर रहे होंगे तो पहले हम क्या करने वाले हैं कि ये जो आ रहा है इसको कार्बोकैटायन में कन्वर्ट करवा देंगे। OH का हम प्रोटोनेशन करवा के OH2 प्लस बना लेंगे, OH2 प्लस को बाहर करके इसका कार्बोकैटायन बना लेंगे। मतलब इस रिएक्शन की मैकेनिज्म में कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट होगा। इतना तो समझ में आ रहा होगा सबको। किसी भी रिएक्शन की रिएक्टिविटी किस पर डिपेंड करती है, इंटरमीडिएट पर। तो इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या है, कार्बोकैटायन। अगर हम सारे अल्कोहल की बात करते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री की, तो सबसे अच्छा जो कार्बोकैटायन है किसका बनेगा, 3 डिग्री का। इस रिएक्शन की रेट कहां पर फास्ट होगी, 3 डिग्री में, देन 2 डिग्री में, देन 1 डिग्री में। और इसका पूरा डिटेल हम अल्कोहल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी आपको डायरेक्टली इतना ही करना है। ये तो बात हुई HCl की। अब वो कई बार क्या करते हैं बोर्ड वाले, एक आध बार की अगर उन्हें HBr या HI की रिएक्शन करवाना है अल्कोहल पर, तो आप कभी अगर लैब में गए हो तो आप देखना कि लैब में जो रैक में बोतल्स रखी रहती है उनमें HCl लिखा रहता है, H2SO4 HNO3 लिखा रहता है कॉमनली, पर कभी भी आपको HBr और HI नहीं देखा होगा, नहीं होता। वो HBr Br2 में कन्वर्ट होता है, रखता है या खराब हो जाता है, HI भी वेस्ट हो जाता है। मतलब लैब में हम स्टोर करके नहीं रख सकते HBr और HI को। तो रिएक्शन में हम क्या करते हैं, जब हमें रिएक्शन करवानी थी तभी हम टेस्ट ट्यूब में प्रोड्यूस करवाते हैं बेटा उसको। तो अगर बोर्ड वालों को आपको जैसे अल्कोहल ले लिया, उन्होंने बोला कि इस मेथड से हमें RI बनवानी है, तो या तो आप HI ले लो डायरेक्टली, HI तो आप ले नहीं पाएंगे, तो HI का कोई क्या लेना पड़ेगा, हम ऑल्टरनेट। उस रिएक्शन को ऐसे पूछेंगे, वो अल्कोहल ले लिया, ठीक है, अब आपको आंसर देना है, हम इस पर लिख रहा है सिचुएशन से। हम ऐसा करते हैं HI की जगह ऑल्टरनेटिव मेथड यूज कर रहे हैं। उसमें हम क्या करते हैं कि HI वाला कोई सॉल्ट ले लेते हैं, जैसे वाला हमने KI ले लिया, KI तो आराम से रख सकते हैं लैब में हम, और साथ में हमने ले लिया कंसंट्रेट H2SO4। ये बोर्ड का बहुत फेवरेट और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ना। अब क्या होगा देखो, आपने टेस्ट ट्यूब में क्या ले लिया, अल्कोहल, KI ले लिया, H2SO4 ले लिया, तो क्या हुआ होगा, पहले इन दोनों में रिएक्शन हुई होगी, है ना। तो H2SO4 का H और I, HI बना देगा, इधर से क्या बन जाएगा K2SO4, और जो HI इधर से बनेगा वो इससे रिएक्ट कर जाएगा, बन जाएगा ना RI आराम से। मतलब इन दोनों से पहले क्या बना होगा, बहुत आराम से HI बना होगा बेटा, प्लस K2SO4 बना होगा, पर हमें तो मतलब इससे है ना, तो जैसे ही HI बनेगा वो इससे रिएक्ट कर लेगा ना आराम से, वहां प्रॉब्लम क्या है, तो RI बन जाएगा। तो क्या इससे RI बन सकता है, ये आपको बताना है। हाँ वेरी गुड। अभी कौन बोला था पीछे से, हाँ क्या बोलो आप। हाँ देखो होगा क्या, इसमें HI बना, बढ़िया HI तो बनेगा, I2 नहीं बनेगा, पहले क्या बनेगा HI। पर प्रॉब्लम क्या है, H2SO4 बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जैसे ही HI बनेगा ना
HI को वो I2 में ऑक्सीडाइज कर देगा, बनेगा नहीं, बनेगा तो पहले कौन, HI, और आपने साथ में किसको खड़ा करा है, कॉन्सनट्रेट H2SO4 को। तो कॉन्सनट्रेट H2SO4 आपको पता बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जैसे ही HI बनेगा किसमें कन्वर्ट कर देगा वो उसको, I2। इसलिए हम इस मेथड से तो RI को नहीं बना सकते, तो क्या हम कुछ और इसमें थोड़ा बहुत चेंज करके यही बना सकते हैं, बोलो। मतलब HI को कौन डिस्टर्ब कर रहा है, HI को I2 में जो ले जा रहा है उसको रोक दे, वहां पर क्या करें, HNO3 ले लें, HNO3 वही काम करेगा जो H2SO4 कर रहा है, बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो भी, है ना। तो HNO3 तो आप ले नहीं सकते, और कोई एसिड सोचो, फॉस्फोरिक एसिड ले लें, वेरी गुड, H3PO4 ले लो आप। तो अगर आपने यहाँ पर H3PO4 ले लिया बेटा, H3PO4, तो फिर RI बन जाएगा, ठीक है। बिकॉज H3PO4 क्या करता है बेटा, ये HI तो बनवा देगा, पर HI को फर्दर I2 में ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको एक ये वाली इक्वेशन सही से करना है। एक बोर्ड ने डायरेक्ट एनसीईआरटी में से लिखा हुआ है ROH, डायरेक्ट लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, उन्हें बड़े मजे से NaBr दे रखा है ना, प्लस H2SO4 भी लिख रखा है। अब भगवान जाने उन्होंने कॉन्सेंट्रेट लिया है, डाइल्यूट लिया, डाइल्यूट्स का तो कुछ मतलब नहीं, ऑब्वियसली कॉन्सेंट्रेट ही होगा, हो सकता है उनके हिसाब से डाइल्यूट चल रहा होगा, ये उन्होंने मेंशन नहीं करा है क्या है, और उन्होंने बढ़िया मजे से RBR बनवाया है, तो तुम भी RBR बनवा देना, क्योंकि यहाँ पे भी सेम वैसे ऐसा ही होगा। H2SO4 इन दोनों की रिएक्शन से HBr बनेगा, HBr किस में कन्वर्ट होगा बेटा, Br2 में, H2SO4 HBr को Br2 में ऑक्सीडाइज कर देगा ना, तो होना तो यहाँ पे भी यही चाहिए, बट एनसीईआरटी ने नहीं माना, नहीं माना तो बढ़िया बात है, पर आपका जेईई मेंस और एडवांस इस बात को मानेगा। तो ये केवल बोर्ड के लिए है कि इस मेथड से हम RBR बना सकते हैं, आप टिक कर देना, मतलब आपको मार्क्स नहीं देंगे, केवल आयोडीन के लिए लगाना है आपको, ठीक है बेटा। तो इस तरह से हमने एल्कोहल से अल्काइल हैलाइड को बना लिया, ये पहला मेथड कंप्लीट हुआ। अभी ये यहाँ पर हमने NaBr लिखा है ना बेटा, आप कोई भी सॉल्ट ले सकते हैं, KBr भी ले सकते हैं, बिकॉज आपको मतलब Br से है, उसके पास कैटाइन कोई भी हो चलेगा, बट कैटाइन सोल्यूबल होना चाहिए, ऐसा ना हो जाकर उसमें इनसोल्यूबल है तो रिएक्शन नहीं होगी। अब हम सेकंड मेथड लिखते हैं बेटा इसकी, हाँ KBr ले सकते हो बेटा आप, NH4Br ले सकते हो, कोई भी सॉल्युबल, अमोनियम के सारे सॉल्ट सॉल्युबल है, सोडियम के, पोटेशियम के, लिथियम के, ऐसा हम कोई भी सॉल्ट ले सकते हैं। अब सेकंड बेटा फ्रॉम एल्केन से बनाएंगे बेटा हम इसको, अब ये तो आपने सब लोगों ने 11th में पढ़ा है ना, तो नहीं पढ़ा तो 11th में मैंने पढ़ा है कि जब एल्केन पर हम हेलोजन की रिएक्शन करवाते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से प्रोसेस होती है, H हटके क्या लग जाता है, हेलोजन, बस वही लगाना है हमें, बस ध्यान रखना है कि 1 डिग्री है और ये क्या है 2 डिग्री, तो मेजर प्रोडक्ट किसका होगा 2 डिग्री, ये बना, तो ये होगा 2 डिग्री प्लस ये होगा ये 1 डिग्री, ये मेजर होगा, ये माइनर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। अब बोर्ड ऐसे तो नहीं पूछने वाला आपसे, बोर्ड क्या करेगा, कोई आपको एक ऐसा फॉर्मूला दे देगा जहां से एक ही टाइप का मोनोक्लोरो बनता होगा, जैसे आपने एक तो सुना होगा नियोपेंटेन, बहुत कॉमन है ना, आराम से अगर नियोपेंटेन ले लें आप, तो नियोपेंटेन कैसे होता है बेटा, एक कार्बन से कितने कार्बन लगाए हम, ये क्या है, अब ये क्या है, ये नियो है क्या, नहीं है ना, ये तो टर्सरी है ना, आइसो भी नहीं है, आइसो में 2 बार CH3 आता है, 3 बार CH3 वाला तो क्या होता है टर्सरी होता है, एक कार्बन और लगाएंगे तो नियो बनेगा ना, तो हम यहां लगाएंगे ये, अब है ठीक है ना, अभी क्या बन गया ये नियोपेंटेन,
ठीक है, अब इसका हेलोजेनेशन करवा लो आप। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? C5H12। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H12। तो बोलेंगे कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12 है, उसका एक ऐसा आइसोमर बनाओ जो केवल सिंगल मोनोक्लोरो देता हो। ऐसा बोर्ड में ऑब्जेक्टिव पूछेगा आपसे। सिर्फ C5H वाला का नॉर्मल बनेगा, आइसो बनेगा, टर्सरी बन सकता है, बट हमारा आंसर क्या होगा? नियो। तो अगर आप इस पर हेलोजन से रिएक्ट करवाएंगे तो सिंगल बनेगा, ये होगा। तो एक तो ये वाला पूछेगा, और एक साइक्लिक भी पूछ सकता है बेटा आपसे। तो ओपन चेन हुआ, साइक्लिक में बना देगा कोई फॉर्मूला। साइक्लिक में सपोज आपने साइक्लोपेंटेन बना लिया बेटा, साइक्लोपेंटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ जरा। हाँ बताइए। C5H10 होगा ना, ये है C5H10। बोलेगा कि C5H10 वाली जो एल्कीन है वो साइक्लो एल्कीन भी नहीं बोलेगा। C5H10 का ऐसा हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला बताइए जो सिंगल मोनोक्लोरो देता है। C5H10 सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन which gives single monochloro product। अरे साइक्लिक बोल रहा है ना, ये साइक्लोपेंटेन आएगा ना, ये Cl2 और साइक्लोपेंटेन। ठीक है, इसे हम एल्केन से बना सकते हैं। तो एल्केन से क्या क्या करना है? P1 से P8 तक हाँ, का क्या करना है? मोटिवेशन 17 तारीख बोलो आप। अच्छे से ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों देगा आपको। बेटा 17 अक्टूबर को इवनिंग में 6 से लेकर 8:30 तक PA1 से लेकर P8 बैच तक मोटिवेशन सेशन होगा। क्या टाइम है? देखिए डेट है 17/17, टाइमिंग है 6 to 8:30 PM। बैच है PA1 to P8। आपकी मोटिवेशन क्लास होगी बेटा। अरे भाई प्लस और क्या बोल रहे हैं बच्चे? अरे सबका ही होगा बेटा। अरे JP01 PA1 to P8। अरे इतना क्या डिस्कशन करते तुम लोग, टाइम वैसे ही खराब कर लिया करो बेटा। हो गया? एल्केन को, एल्केन से हमने एलिफेटिक बना लिया ना बेटा, क्या हम इसे एरोमेटिक बना सकते हैं? बताओ, एरोमेटिक बना सकते हैं क्या बेटा? जल्दी बताओ, एल्केन से एरोमेटिक बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते ना एरोमेटिक से। आप एल्केन से एरोमेटिक कैसे बनाओगे आप? लेकिन ये वाली जो मेथड है, सिमिलर मेथड, जो सनलाइट वाला ये वाला कंसेप्ट है, इससे हम अराइल हैलाइड बना तो सकते हैं ना बेटा। अराइल हैलाइड बनाने के लिए हम क्या करेंगे? टोलुइन ले लेंगे बेटा। ठीक है, तो इससे एरोमेटिक तो नहीं बनेगा। एरोमेटिक कैसे बनेगा? तो एरोमेटिक की बनाते पहले हम इससे करते हैं। अगर हमने ये कंपाउंड ले लिया बेटा और इस पर हम Cl2 की रिएक्शन करवा रहे हैं सनलाइट से, सनलाइट की प्रेजेंस में, और एक हम ऐसा कर रहे हैं कि इस पर Cl2 की रिएक्शन करवा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमने कोई लुईस एसिड ले रखा है, जिसे हमने ले रखा है एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, अब हम बना लेंगे इससे एरोमेटिक। तो अगर आपने सनलाइट की रिएक्शन से बना रखा है तो साइड चेन में रिएक्शन होगी बेटा, और अगर आपने यहाँ पर लुईस एसिड ले रखा है तो रिएक्शन बेंजीन रिंग में होगी। तो पहले इधर से चलते हैं। अगर हमने सनलाइट की प्रेजेंस में करा है तो साइड चेन में रिएक्शन होगी, एक H की जगह क्या लग जाएगा? Cl। तो ये तो बन जाएगा बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, साइड चेन में होगा। हो गया। बेंजाइल क्लोराइड को थोड़ा आगे फॉरवर्ड करवाएंगे वो ऑब्जेक्टिव में। पहले आपने टोल्यूइन को रिएक्ट करा सनलाइट से,
कि प्रेजेंस में Cl2 से क्या बना, बेंजाइल क्लोराइड. दिस बेंजाइल क्लोराइड फॉलोड बाय NaOH, aqueous NaOH. देन व्हाट इज द प्रोडक्ट? तो ये बेंजाइल क्लोराइड आपने बना दिया, इसको रिएक्ट आप NaOH से करवा दो. तो इस पर हम रिएक्शन करवाने जा रहे हैं NaOH aqueous की. तो क्या होगा बेटा, Cl की जगह क्या आ जाएगा, OH. तो फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा बेंजाइल अल्कोहल. ये मतलब हमें तो अभी फिलहाल यहीं तक रुकना था अभी, पर बोर्ड आपको वहां तक पूछेगा, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी और प्रिपरेशन वाटर दोनों को साथ में कंबाइन कर दिया उसने. तो ये तो आपने एलिफेटिक बना लिया. अभी एरोमेटिक बनाने के लिए आप इधर से बनाइए. अगर आपने एनहाइड्रस ClCl3 ले लिया तो बेंजीन रिंग में रिएक्शन होगी. एक बार Cl ऑर्थो पे जाएगा, एक बार जाएगा पैरा पर. तो एक बार तो जाने वाला है, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, ये टोलुइन है ना. तो एक बनेगा ऑर्थोक्लोरोटोलुइन और एक बार बनाएंगे हम पैराक्लोरोटोलुइन. मेटा नहीं बनेगा इसमें, ऑर्थो पैरा बना लेना. हाँ, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा और वो वाला कौन सा होगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन. तो ऐसे हमने एल्केन से बना लिया बेटा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट मेथड लगाते हैं हम थर्ड. इसको एल्कीन से बनाएंगे बेटा हम. फ्रॉम एल्कीन, मतलब अल्काइल हाइड्राइड को हम एल्कीन से बनाने जा रहे हैं. अभी हमने किस किस से बना लिया बेटा, देखो हम बिल्कुल एकदम बोर्ड वाली स्टाइल में पढ़ रहे हैं. मतलब बोर्ड वाली स्टाइल ऐसी होती है, बच्चों को बार बार बोल के याद करवाना है ना. तो आपने पहले किससे बना लिया, अल्कोहल से. फास्फोरस हैलाइड की रिएक्शन से बनवा लिया, थाइनाइल क्लोराइड से बनवा लिया और हैलोजन एसिड से बनवा लिया. फिर सेकंड हमने किससे बनवा लिया, एल्केन से बनवा लिया. अब थर्ड बनवाने जा रहे हैं हम एल्कीन से. तो अब एल्कीन की हेल्प से बनाने जा रहे हैं अल्काइल हैलाइड. तो एल्कीन ले लेते हैं बेटा हम CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. कि हमने एसिमेट्रिक एल्कीन ले लिया बेटा. इस पर रिएक्शन करवाए थे हम HCl की. मार्कोनिकोव रूल से रिएक्शन होगा बेटा, एडिशन रिएक्शन. और H कहां पर आएगा, जहां ऑलरेडी H ज्यादा है. तो यहां पर आएगा H और यहां पर आएगा Cl. तो CH3 CHCl CH3 ये बन गया. ठीक है, अगर आपने यहां पर रिएक्शन HBr से करवा दी HCl की बजाय, और साथ में आपने से थोड़ा सा पर ऑक्साइड और ऐड कर दिया. पर ऑक्साइड मतलब होगा ROOR. क्या बेटा, एक्सरसाइज कहां पे आ गया बेटा. अच्छा हाँ, हमने एक नहीं, हमने यहाँ पर H आना था ना, यहाँ पर H आना था, यहाँ Cl आना था ना. सही तो था, कोई बात नहीं. क्या होता है कि अगर बोर्ड पर आप, हमारी जगह अगर आप खड़े होगा ना आकर, तो बहुत आसान लगता है वहां बैठ के बोलना. अगर आपने हमने किसी एक को भी खड़ा कर दिया ना यहाँ पर, उसको बोला एक सिंगल लाइन लिखो और हम बोलेंगे, तो आपका हाथ मारकर भी नहीं पकड़ पाएगा. एक स्टेज पर आकर किसी को भी रिप्रेजेंट करना, जबकि आपको ऑनलाइन ऑफलाइन बोर्ड में आपकी क्लास रिकॉर्ड हो रही है, ये कोई आसान काम तो नहीं है. और डिफिकल्ट भी नहीं है, बट बहुत आसान भी नहीं है ना. तो थोड़ा रेस्पेक्ट करिए हमारा कि हम आराम से आपके सामने खड़े होकर बोल पा रहे हैं. चलिए HI की रिएक्शन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में करते हैं. आप ये पेरोक्साइड ले रखा है बेटा हमने. तो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में अब जो भी बोलेगा ना पीछे हम उसको बाहर करेंगे. अब जो भी बोलेगा हम बोल रहे हैं, क्योंकि हम पहले ही बोल दो कि आप बिना बोले बाहर चले जाओ उठकर, अभी भी जा सकते हो आप. और यहाँ बैठे हो तो आप इस मूड से बैठना कि मैम ने जितना करवाया मैंने पूरा याद कर लिया, मैं अब कॉपी खोलकर नहीं देखूंगा, इसी से पेपर लिख कर आऊंगा. और टारगेट ये नहीं जिसको हम घर जाकर फिर रटेंगे. यहाँ 1.5 घंटा बर्बाद करा और 1.5 घंटा बर्बाद करूंगा इस टॉपिक में. अब कोई 1.5 घंटा बर्बाद नहीं करना है, चुपचाप ये टॉपिक यहीं पर याद करना है. हम पेपर बनाकर देंगे, आप उसे मार्क्स ले आना पूरे, तो बोर्ड में भी आ जाएंगे आप, ये हमारी गारंटी है.
तो चुपचाप बैठकर लिख लो जितना कॉपी में लिख पा रहे हैं, इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा, ये हमारी गारंटी है। जो बोल रहे हैं वही वाले ऑब्जेक्टिव आएंगे। HCI की रिएक्शन करा रहे हैं पर मतलब हम झूठ नहीं बोल रहे, पेपर देने के बाद आप वापस रेजोनेंस आने वाले हो ना कि एक बार और देना है एडवांस, तो बस, तो झूठ तो हम नहीं बोल सकते ना, तो आप क्रॉस चेक कर लेना चाहो तो। अब HCl की रिएक्शन करवाएंगे हम पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, तो जैसे ही आपने पेरोक्साइड लिखा ना बेटा, यहां पर AMR लगाना है आपको। MR का उल्टा AMR होगा, एंटी मार्कोनिकोव रूल। तो अब आपने अगर HBr लिखा है तो H आप बाहर लगाएंगे जहां ऑलरेडी H कम है, तो H यहाँ लगाएंगे और Br यहाँ लगाएंगे, मतलब आप बनेगा CH3 CH2 CH2Br। और अगर आपने ऐसा करा कि यहां पर HBr ले रखा है बेटा, और कोई इंस्ट्रक्शन आपको नहीं दे रखे, कुछ नहीं दे रखा, तो MR लगाएंगे आप। अगर कोई भी इंस्ट्रक्शन आपको नहीं दे रखे, पेरोक्साइड नहीं है, तो हर जगह आपको MR लगाना है। केवल HBr लिखा है ना, आप सीधा MR लगाएंगे। MR का प्रोडक्ट बनाएंगे, मतलब CH3 CH Br CH3, ठीक है। और अगर आपको यहां पर इसमें HCl दे रखा है और साथ में पेरोक्साइड और दे दिया उसने, तो भी आपको MR लगाना है। अब देख लो आप AMR कब लगाना है आपको। AMR इट्स अ वेरी कंडीशनल। HBr होना चाहिए नंबर 1, नंबर 2 पेरोक्साइड होना चाहिए। अगर दोनों में से कोई एक हुआ तो आप MR लगाएंगे, AMR नहीं लगाएंगे। जैसे आपने अगर HCl ले लिया, ठीक है, और साथ में पेरोक्साइड भी दे दिया आपको, तो इसका मतलब नहीं आप AMR लगाने बैठ गए। कौन सा लगाएंगे आप? MR। AMR तभी लगेगा जबकि ये दोनों कंडीशन साथ में वैलिड होंगी, तो यहाँ प्रोडक्ट MR का ही होगा, मतलब CH3 CHCl CH3। इस तरह से हमने एल्कीन से देखिए अल्काइल हैलाइड बना दिया बेटा, ठीक है, MR भी लगा दिया और AMR भी लगा दिया। अब एक और लास्ट रिएक्शन करने वाले हैं बस हम प्रिपरेशन मेथड के लिए। एल्कीन में एक और है बेटा, वो लास्ट है, हाँ लिखो। तुम्हें मेरे को सामने दिखाई दे रहा है, लिखो पूरा। उधर तक अगर हम कॉपी चेक करेंगे अभी सेकंड क्लास में, पीछे तक आएंगे, देखो हम जैसे लिखा होगा ना उसको भी बाहर निकालेंगे हम। देखिए आप अपने कॉपी पेन चलाइए, हाथ चलो, अब भी लिख रहे ना मार्कर से, आप भी लिखो। लिखिए, आप मार्कर नहीं है तो आप पेन से लिखो, आपके पास बोर्ड भी नहीं है, कॉपी है नहीं, उस पर लिखो। हाँ लिखो लिखो लिखो, डायलॉग बाद में सुनाना हमें। मिटा दे इसको। अब एक लास्ट मेथड लिख रहा है इनकी एल्कीन में, ये बी पॉइंट डाले ना बेटा आप, और आपको बताना है इसका आंसर कि अगर हमने सिंपल एल्कीन ले लिया, केवल हेलोजन ले लिया बेटा, तो मुझे लग रहा होगा कि मैम हर बार हेलोजन को अपनी इच्छा से क्यों पुट कर रही है, क्या Cl2 क्यों नहीं रखा। तो बोर्ड क्या करता है कि बोर्ड को कलरफुल प्रैक्टिकल बेस्ड बहुत ज्यादा पसंद है, तो वो उन क्वेश्चंस को पूछता है जहां ऑब्जर्वेशन कुछ आ रहे होते हैं। तो अब यहाँ Cl2 को बता Br2 ले लिया हमने, क्योंकि Br2 में कलर चेंज होता हुआ दिखेगा बेटा आपको। तो आपने एल्कीन ले लिया, एल्कीन पर आप Br2 की रिएक्शन करवा दो, तो क्या होगा बताओ, दोनों कांड पर एक एक Br आ जाएगा। पर ये होता है कि Br2 जो होता है ना बेटा, वो येलो ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है। अब हम जैसे ऐड करेंगे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, और ये जो बनेगा ना ये कलरलेस होगा। तो आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि जब एल्कीन की रिएक्शन हम ब्रोमीन से करवाते हैं तो जो ऑरेंज येलो कलर है वो किस कलर में कन्वर्ट होता है, या फिर कलरलेस कंपाउंड जो बनता है एक्चुअली वो कौन सा होता है। तो ये बिसिनल है ना बेटा, बिसिनल हैलाइड। जब भी कंटिन्यूअस करंट पर होता है उसे क्या बोलते हैं, बिसिनल डाइहैलाइड। एक जेम होता है और एक बिसिनल होता है, तो ये बनेगा बिसिनल डाइहैलाइड। अब ये प्रिपरेशन मेथड कंप्लीट हो गई है बेटा, इसके बाद हम करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज।
तो कोई फिजिकल प्रॉपर्टी में एक तो आपको करना है बेटा सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी में एक प्रिंसिपल फॉलो होता है, लाइक डिजॉल्व लाइक। अब होता है कि अगर हम तो आरएक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो अगर हम आरएक्स की बात कर रहे हैं तो आरएक्स में आर होगा नेगेटिव और एक्स होगा पॉजिटिव, मतलब ये तो पोलर मॉलिक्यूल है, आरएक्स पोलर होता है। तो अगर आरएक्स पोलर है तो H2O भी पोलर होता है। तो ऊपर हमने प्रिंसिपल लिखा है कि लाइक डिजॉल्व लाइक, तो आरएक्स को वाटर में डिजॉल्व होना चाहिए, पर आरएक्स वाटर में वो स्लाइटली सॉल्युबल होता है, मतलब बहुत कम डिजॉल्व होता है, जबकि प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग पूरा डिजॉल्व होना चाहिए। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा, समझ रहा हमारी बात बेटा? आरएक्स पोलर है, पोलर पोलर में डिजॉल्व होना चाहिए, बट आरएक्स वाटर में सॉल्युबल कम होता है, स्लाइटली सॉल्युबल होता है। वो इसलिए होता है कि जब भी आप आरएक्स को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो वाटर में ऑलरेडी हाइड्रोजन बॉन्डिंग चल रही है बेटा, वाटर वाटर मॉलिक्यूल के बीच में। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अभी वाटर वाटर मॉलिक्यूल के बीच में है। जैसे ही आप इसमें आरएक्स ऐड करेंगे तो दो फोर्स काम करने वाले हैं। एक तो हम बोल रहे हैं कि दोनों पोलर है इसलिए डिजॉल्व होना चाहिए, दूसरा फैक्टर ये काम कर रहा है कि इसमें ऑलरेडी हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। पर हाँ होगा ये कि हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है इनकी पोलैरिटी के कंपैरिजन में। तो जब भी आप आरएक्स को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो वाटर का हाइड्रोजन बॉन्ड जो ऑलरेडी वाटर वाटर में वो ब्रेक नहीं हो पाता। तो जब पुराना बॉन्ड ब्रेक ही नहीं होगा तो नया बॉन्ड सेटअप भी नहीं होगा। तो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण वाटर वाटर के बिटवीन आरएक्स वाटर में स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं। अगर ऐसा होता कि आरएक्स की पोलैरिटी बहुत ही कम होती तब तो इनसॉल्युबल ही हो जाते ना बेटा, पर बिकॉज ये थोड़ा सा पोलर है तो पोलर के कारण थोड़ा इसमें घुलता है क्योंकि पोलर है। पर पूरा डिजॉल्व कब होता, जबकि H2O अपना हाइड्रोजन बॉन्ड खुद से ब्रेक करके आरएक्स के साथ बना लेता। जैसे आप एल्कोहल ले लो, अगर आप H2O प्लस एल्कोहल को मिक्स कर दो बेटा तो ये कंप्लीटली सॉल्युबल है क्योंकि H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। जैसे आप एल्कोहल मिलाएंगे अब हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बिटवीन बनेगा, एल्कोहल और वाटर के बिटवीन। तो जो भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है वो वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। ये नहीं बना इसलिए स्पेरिंगली सॉल्युबल है, ठीक है। इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी में सेकंड आता है बेटा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। इसमें इन्होंने फिक्स एग्जांपल सेट किया हुआ है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के लिए। तो इसमें इन्होंने क्या कर रखा है कि क्लोरोबेंजीन के एग्जांपल लिए हुए बेटा। अगर आप क्लोरोबेंजीन ले लें तो ऑर्थो मेटा और पैरा का एग्जांपल लिया है। ये तीनों क्लोरोबेंजीन है बेटा, ठीक है। अब इन तीनों का हमें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डरली लिखना है। तो आप अगर देखें कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो तो डिपेंड म्यू पे करता है डायपोल मोमेंट पर, है ना। अब डायपोल मोमेंट पैरा का तो सबसे कम होता है, अभी ऑर्थो का ज्यादा होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट का तो हम आराम से अरेंज कर सकते हैं। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, अगर हम बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लिख रहे हैं ऑर्थो मेटा और पैरा होगा तो आपसे ये बोर्ड नहीं पूछेगा, वो मेल्टिंग पॉइंट पूछेगा आपसे इनका। इन तीनों का जो मेल्टिंग पॉइंट है ना उसका ऑर्डर निकलवाएगा बेटा। और अभी तो ऑर्डर निकलवा नहीं सकता, अभी तो हाईएस्ट लोएस्ट ऐसे कुछ पूछेगा वो। तो जो मेल्टिंग पॉइंट है वो किस पर डिपेंड कर रहा होता है बेटा, सिमेट्री पर। बिकॉज मेल्टिंग पॉइंट पैकिंग पर डिपेंड करता है ना कि मॉलिक्यूल कितना क्लोजली पैक्ड है, कितना सिमेट्रिकल है। उन तीनों स्ट्रक्चर में जो भी सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल होगा उसी का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो कौन सा दिख रहा है, पैरा। तो इन तीनों आइसोमर्स में पैरा आइसोमर्स का मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट है। एनसीईआरटी ने डेटा भी दे रखा पर आपको डेटा याद नहीं करना है। तो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका है, पैरा का, है ना। पैरा का हाईएस्ट है इन तीनों में क्योंकि वो कैसा है, सिमेट्रिक। तो उसकी पैकिंग सबसे परफेक्ट होने वाली है। तो दो फिजिकल प्रॉपर्टी आपको मिली, याद रखें, एक तो सॉल्युबिलिटी का रीजन और एक मेल्टिंग पॉइंट।
ठीक है, अब लिखते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज। बेटा स्टीरियो केमिस्ट्री सबने पढ़ ली है ना, ठीक है। आप केमिकल प्रॉपर्टीज करते हैं बेटा हम, तो पहले केमिकल प्रॉपर्टीज हम आरएक्स की लिख रहे हैं बेटा, क्योंकि चेंज होने वाली है अब आरएक्स और एआरएक्स की। केमिकल प्रॉपर्टीज आरएक्स की, आरएक्स की पहली केमिकल प्रॉपर्टीज होगी एसएन रिएक्शन, मतलब होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। सेकेंड रिएक्शन होगा एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। थर्ड रिएक्शन होगा रिएक्शन विथ मेटल्स, ये अब हम एक एक करके तीनों को डिस्कस करते हैं बेटा। पहले हम करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, पहले इसका रीजन निकालेंगे, देता क्या है न्यूक्लियोफिलिक, इसके बाद लिखेंगे दोनों रिएक्शन। SN2 टाइप्स का होगा, SN1 और SN2। वो पहली रिएक्शन हम लिख रहे हैं इसकी SN रिएक्शन, और पहले निकालते इसका रीजन क्या है। तो फर्स्ट लिख रहे हैं हम SN रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए RX में अगर हम लिखते हैं तो R4 होगा कार्बन, X4 हेलोजन। कार्बन हेलोजन में हेलोजन ऑलवेज ज्यादा नेगेटिव होगा, इससे ये पॉजिटिव होगा। जब भी हम केमिकल रिएक्शन कर रहे होते हैं तो बॉन्ड को हम पूरा ब्रेक कर रहे होते हैं ना बेटा, और केमिकल रिएक्शन में उस बॉन्ड की ब्रेकिंग को प्रेफरेंस मिलता है जो पोलर होता है, क्योंकि वैसे तो हम जबरदस्ती करके नॉन पोलर बॉन्ड को ब्रेक करवा लेते हैं। जैसे अल्केन में क्या करवा रहे हैं हम, सी और सी के बीच का बॉन्ड ब्रेक करवा रहे हैं फ्री रेडिकल बनाकर, या सी और एच के बीच का करवा रहा है जहां पर ऑलमोस्ट EN बराबर है, पर आपको वहां कितनी ड्रास्टिक कंडीशंस लगानी पड़ेगी ना, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, तो जाके हो रहा है ना। तो केमिकल रिएक्शन में पहले कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है बेटा, सबसे पहले जो जितना पोलर होगा ना पहले ब्रेक होगा, क्योंकि पोलर में क्या होता है इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी एक साइड शिफ्टेड हुए रहते हैं। जैसे आप कार्बन और एक्स में देखो, ये कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, लेकिन ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ ज्यादा शिफ्टेड है, एक्स की तरफ। तो थोड़ा सा ही अगर इसको पुश मिलेगा तुरंत ये बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि एक्स तो चाहता ही है कैसे भी करके जल्दी से इलेक्ट्रॉन कार्बन का मेरे पास आ जाए। तो अल्काइल हाइड में एक ही बॉन्ड पोलर बन रहा है, कौन सा वाला, CX बॉन्ड। तो बिकॉज अल्काइल हाइड में CX बॉन्ड पोलर होता है, क्यों, क्योंकि कार्बन और हेलोजन की EN में डिफरेंस है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि हेलोजन की EN कार्बन से ज्यादा है तो कार्बन पॉजिटिवली चार्ज होगा। अगर कार्बन पॉजिटिवली चार्ज है तो जैसे कि वो रिएजेंट अटैक करने आएगा इस बॉन्ड की हीड्रोलाइसिस होगी, और वो यहां से होगी। जैसे हीड्रोलाइसिस होगी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इस पर अटैक किसका होगा, किसी नेगेटिव वाले रिएजेंट का। तो जब नेगेटिव वाले रिएजेंट का इस पर अटैक होगा तो ये कार्बन बना हमारा ऐसे टूटकर पॉजिटिव वाला, इस पर अटैक किसका होगा, पॉजिटिव है तो किसी नेगेटिव वाले का अटैक होगा। ऐसा कोई भी रिएजेंट जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है उसको न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं हम। न्यूक्लियोफाइल मतलब जिस पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो इस कार्बन पर नेगेटिव वाला कोई रिएजेंट अटैक करेगा जिसको हम न्यूक्लियोफाइल बोल रहे होते हैं, तो जो प्रोडक्ट है वो ऐसे बना होगा CNU, और बाहर हमने आउट कर दिया X- को। तो ओवरऑल इनकी केमिकल रिएक्शन हमने कुछ नहीं करा, जैसे कि वो रिएजेंट आया उसने हीड्रोलाइसिस करवा दी, और जो रिएजेंट है उसका नेगेटिव वाला पार्ट कार्बन की पॉजिटिव पार्ट पर अटैक करा, और जो प्रोडक्ट बना वो CX की वजह से CNU बन गया। तो हमने ओवरऑल यहां से लेकर यहां तक रिप्लेस करा है, X रिप्लेस बाय NU। रिप्लेस मतलब क्या हुआ है, सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट करा है हमने, तभी इस रिएक्शन को नाम दिया है हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो अगर ऐसा ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं कि वाई RX गिव्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो बस आपको टिक करना है कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है इसलिए न्यूक्लियोफाइल ने उस पर अटैक किया है। ठीक है, तो ये तो इसका रीजन हुआ कि पोलर बॉन्ड के कारण अटैक हुआ है।
या डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि CH बॉन्ड पोलर है, नॉन पोलर है, या कुछ भी लगा देंगे वो तो CX बॉन्ड क्या है, पोलर है, इसलिए इसने अटैक करके। अच्छा, इलेक्ट्रोफिलिक क्यों नहीं दिया, समझ गए आप? क्योंकि हम कार्बन कंटेनिंग प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, एक्स कंटेनिंग प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे हैं। कार्बन वाला जो प्रोडक्ट बन रहा है वो NU से बनेगा, E+ से बनेगा, बताओ भाई। कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है ना, तो अटैक नेगेटिव का होगा। तो आप ये थोड़ी ना बोलेंगे कि मैम आप एक्स के प्रोडक्ट की बात क्यों नहीं कर रहे आप। तो अगर यहाँ पर NU- अकेला तो नहीं आया होगा ना, तो सपोज यहाँ पर QH का अटैक हुआ होगा, कोई रिएजेंट न्यूट्रल डालेंगे ना आप, केवल नेगेटिव वाला उठाकर तो डालेंगे नहीं, तो K+OH- होगा। कार्बन पर कौन सा पार्ट आया होगा, OH-, तो K+ भी तो किसी के पास गया होगा ना। K+ मतलब E+ है, तो उसने यहाँ बनाया होगा KX, या फिर आप क्या बोल सकते हैं इसको, EX। तो हम इसकी बात तो नहीं करेंगे ना, क्योंकि हम प्रोडक्ट किसकी बात कर रहे हैं, कार्बन की। तो जो कार्बन वाला है उसके रेस्पेक्ट में नेमिंग कर रहे होते हैं। तो कार्बन के रेस्पेक्ट में क्या होगा, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो समझ में आ गया, RX में कौन सी रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सबसे पहले। अब ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन चल रहा है बेटा, इसको अगर हम एक सिंगल लाइन में अगर लिखते हैं, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल हमने सिंपल एग्जांपल ले लिया C2H5Cl ले लिया मैं अल्काइल, इस पर कोई भी आप एक न्यूट्रल रिएजेंट ले लो। सपोज हमने अभी लिया था KOH, आप KOH ले लेते हैं, ये एक्वस ले लेंगे, मतलब वाटर में डिजोल्व कर लेंगे इसको, KOH सॉलिड फॉर्म में होता है, तो ये K+OH- होगा, या क्या होगा, ये प्लस ये माइनस होगा, तो C2H5OH प्लस KCl हो गया सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब ये तो हमने एक लाइन में लिख दिया रिएक्शन बेटा, पर ओवरऑल जब रिएक्शन हुई होगी तो आप देखो कि इसका बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा एक तो, है ना। ओल्ड बॉन्ड कौन सा था, C और Cl के बीच में था, और एक नया बॉन्ड फॉर्म हुआ होगा C और OH। तो रिएक्शन ऐसे तो होती नहीं कि आपने स्टार्ट किया खत्म हो गई, वो बीच में क्या बन रहा होता है, इंटरमीडिएट। तो उस इंटरमीडिएट के कारण इसके स्टेप चेंज हो जाते हैं। मतलब ऐसा होता है जैसे कंटेनर में हमने रिएक्शन करनी स्टार्ट की, इन दोनों को मिक्स कर दिया, तो प्रोडक्ट तो हमें वही वाला दिखेगा ना। ऐसा होता नहीं कोई माइक्रोस्कोप लेकर बैठ गए और आपको चलते हुए सब कुछ दिख रहा है, बॉन्ड कैसे टूटा, फिर ऐसे नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखता बेटा ऐसा कभी भी, कि आप सोचो मैं तो अब हर चीज को देखूंगा कि बॉन्ड टूटा होगा ऐसे ऐसे करके, फिर बॉन्ड ऐसे ऐसे बना होगा, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। बस ये हुआ होगा कि आपने इन दोनों का मिक्स करा, कुछ 1-2 सेकंड 4 सेकंड या जितना भी टाइम डिसाइड होगा लगेगा, उतने टाइम बाद अगर आप उस बीकर में देखेंगे तो आपको C2H5OH मिल जाएगा। तो उसमें तो कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन हम कॉपी और पेन पर इसको लिख सकते हैं कि एक्चुअल में ये प्रोडक्ट कैसे बना होगा। तो जो कॉपी पेन पर आप थ्योरेटिकली लिख रहे हैं उसी को बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। अब मैकेनिज्म होने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, इंटरमीडिएट अलग अलग तरीके से बन सकता है। और जब हम रिएक्शन को आप कॉपी पर अभी देखना लिख रहे होंगे तो आप देखेंगे रिएक्शन कभी कभी 2 या 3 या 4 स्टेप में पूरी होती है। तो जितने स्टेप्स आप लिख रहे होते हैं उनमें से एक स्टेप ऐसा आता है स्लो आता है, बाकी क्या जाते हैं फास्ट। अब लोग आपको कैसे पता लग गया भाई ये स्लो हो गया, तो हम क्या करते हैं, रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, बॉन्ड ब्रेक करते हैं, बॉन्ड ब्रेक होने के बाद जैसे एक स्टेप चला बॉन्ड ब्रेक हुआ, बॉन्ड ब्रेक होगा तो उसका कोई प्रोडक्ट बनेगा। तो हम कोशिश करते हैं कि जैसी रिएक्शन स्टार्ट हो रही है ना हर स्टेप को हम ट्रैप कर पाए, ट्रैप कर पाए मतलब उसके बाद जो बन रहा है ना उस रिएजेंट का स्ट्रक्चर हम कहीं से नोट कर लें ताकि उस रिएक्शन की कुछ इन्फॉर्मेशन हम निकाल पाए। तो जब हम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं ना बेटा, तो ऐसा होता है कि इस ओवरऑल रिएक्शन में एक स्टेप ऐसा आता है जिसके उस स्टेप का जो प्रोडक्ट बन रहा है ना उसको हम ट्रैप कर लेते हैं, जो भी बनता है उसको ट्रैप कर लेते हैं। वो प्रोडक्ट नहीं है पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का कुछ है, तो उसको क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट। उस इंटरमीडिएट का स्ट्रक्चर हम पता लगा लेते हैं, और उसकी अगर हमें वो पता लग गया तो हम ये पता लगा पाते हैं कि पूरी रिएक्शन की कंट्रोलिंग कैसे करें। हम कंट्रोलिंग मतलब ऐसे कौन से फैक्टर है जो इस रिएक्शन की रेट को बढ़ा सकते हैं, ऐसे कौन से जिसको कम कर सकते हैं। इस पूरा जो ना प्रोसेस को ये हम मैकेनिज्म बोल रहे होते हैं। अब इस पूरी प्रोसेस को क्राइटेरिया बनाकर हमने इस एसएन रिएक्शन को, आपकी एडवांस में 3 टाइप की होती है, SN1, SN2 और SNI। आई मतलब इंट्रामोलिकुलर।
यहाँ पर बोर्ड में आपको केवल बहुत ही सिंपल पूछे कि दो टाइप की होती है, SN1 और SN2। तो SN रिएक्शन को हमने दो टाइप में डिवाइड कर दिया बेटा। ये दो टाइप्स की होती है, SN1 और SN2, ऐसे होती है, ठीक है। ये 1 और 2 किस बात को इंडिकेट कर रहे हैं? आपने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ लिया यार, कुछ नहीं पढ़ा तुम लोगों ने तो जो रेट होती है केमिकल काइनेटिक्स में, एक रेट इक्वेशन आती है, रेट। ये SN1 और SN2 का मतलब है कि उस रिएक्शन की रेट को कितने रिएजेंट अफेक्टेड करेंगे। SN1 में मतलब एक ही करेगा और SN2 मतलब दो पर। मतलब इस रिएक्शन की जो कंट्रोलिंग होगी SN1 मतलब किसी एक के हाथ में होगी, कोई एक रिएक्टेंट उसको कंट्रोल कर रहा होगा। SN2 मतलब कौन कर रहे होंगे? दोनों रिएक्टेंट उसको इफेक्टेड कर रहे होंगे। तो SN को हमने दो बार डिवाइड किया, SN1 और SN2। यार तुमने कुछ सच में नहीं पढ़ा SN1 SN2? दिखावा ऐसे कर रहा है, कुछ नहीं पढ़ा। SN1 SN2 SN दो टाइप की हो, SN1 और SN2। RX तीन टाइप के हैं, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ठीक है। अगर हम एक एक एग्जांपल इन दोनों का लेते हैं, एक्सट्रीम केस। अगर हम 3 डिग्री वाला ले लेते हैं तो इसमें SN1 होगी बेटा। अब SN1 में क्या होगा कि सपोज आपके पास 3 डिग्री अल्काइल राइट था, आपने इसको न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट करवाना है। तो आप जैसे इसमें रिएक्शन स्टार्ट करेंगे, ये पहला स्टेप इसका स्लो होता है बेटा, और जो स्लो होता है उसको बोलते हैं RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। उसे इस बॉन्ड की यूटिलाइसिस होती है यहां से। फिर आप बोलेंगे इस बॉन्ड को कौन टूटने के लिए इनिशिएट करवा रहा है? तो हर रिएक्शन एक सॉल्वेंट में चल रही होती है। इसमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चल रहा है, बिना सॉल्वेंट के कोई रिएक्शन होती नहीं। इस रिएक्शन का जो सॉल्वेंट है वो इस बॉन्ड को क्या कर रहा है? टूटने के लिए इंसिस्ट कर रहा है, कि वैसे ही पोलर बॉन्ड है। तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, और ब्रेक होने के बाद आप देखो यहाँ जो बन रहा होगा वो कार्बोकैटायन बन रहा होगा बेटा। ये बन गया कार्बोकैटायन, और साथ में बाहर क्या निकल गया? Cl-। तो पहले स्टेप में हमें नहीं पता था स्लो है फास्ट है, हमने कुछ नहीं करा, रिएक्शन करानी स्टार्ट कर दी। हम देखा कि जैसी रिएक्शन स्टार्ट किया थोड़ी देर बाद ही एक ये कंपाउंड बनकर आ गया हमारे सामने, पर इसको हम ट्रैप कर पा रहे थे। और उस कंपाउंड के स्ट्रक्चर को हम देख पा रहे थे, उसको हमने कार्बोकैटायन बोल दिया। बोला इसलिए कि देखा है हमने उसको, और एक्चुअली पेपर में भी है, पेपर में तो हम कुछ भी लिख ही सकते हैं, लेकिन इस कंपाउंड को हम ट्रैप कर पा रहे थे। तो पहले स्टेप में क्या बना? कार्बोकैटायन। हमने इसको बोला ये इंटरमीडिएट है, क्योंकि प्रोडक्ट तो बना नहीं है अभी। हम देखा कि थोड़ी देर बाद ही सेकेंड स्टेप में ये जो कार्बोकैटायन बना हुआ है, ये CH3 इस पर एक न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ। जैसे अगर आपने यहाँ पर अगर KOH लिया होगा तो OH- का अटैक हुआ होगा, तो यहाँ पर OH- वो आया होगा, और ये वाला स्टेप बहुत फास्ट हुआ है बेटा, तो इससे बन गया है अल्कोहल। ये तो आपने जैसे ही कंटेनर में रिएक्शन स्टार्ट की ना, सीधा आपको डायरेक्ट ये मिल जाएगा बेटा। अगर आपका इंटेंशन ये जानने का ना रहा हो कि मुझे रिएक्शन की हर 10⁻1 सेकेंड की इंफॉर्मेशन भी चाहिए, तो बिकॉज रिएक्शन तो बहुत फास्ट होती है। कैसी रिएक्शन है? आयनिक डालेंगे आप, 15, 20, 25, 30 सेकंड में कंप्लीट हो जाती है रिएक्शन। तो अगर हमारा इंटेंशन ये जानने का है कि नहीं कुछ भी हो, एनी हाउ मुझे तो पता लगाना है ये कुछ हुआ है, तो ही आप इसको पता लगा पाएंगे, लेकिन पता तो लगा पा रहे हैं आप। तो SN1 रिएक्शन दो स्टेप में हमने पूरी कर ली। पहली स्टेप जो RDS था उसमें कार्बोकैटायन बना, सेकंड स्टेप फास्ट, उसमें हमने प्रोडक्ट बना दिया। इसको हमने 1 नाम इसलिए दिया कि जितने भी मॉलिक्यूल स्लो स्टेप में आए होते हैं ना बेटा, उनको ही हम बोलते हैं 1, 2, 3। इसका स्लो स्टेप ये वाला था, इसमें एक मॉलिक्यूल आया इसलिए हमने इसको SN1 बोला। अगर यहाँ पर 2 आ जाते इसको SN2 बोल देते, 3 आते SN3 बोल देते। तो ये है इसको SN1 बोलने का रीजन। अब आपसे अगर पूछा जाए मैकेनिज्म, तो आपसे पूछेगा नहीं बोर्ड पक्का, पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा SN1 रिएक्शन में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होता है? पहला या दूसरा? पहला होता है, ठीक है।
इंटरमीडिएट क्या है उसका, कार्बोकेटाइन। हो गया। थर्ड क्वेश्चन, हमारे पास 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री RX है, सबसे जल्दी SN1 किस में होगी बताइए? क्योंकि 1 डिग्री का जो कार्बोकेटाइन है वो उतना अच्छा होगा नहीं, तो सबसे अच्छा किसका होगा? 3 डिग्री। ठीक है। एक और क्वेश्चन, अगर आपको सारे 3 डिग्री रख दिए, ठीक है, 3 डिग्री होगा ना, मतलब SN1 में अगर आप रिएक्टिविटी ऑर्डर निकाल रहे हैं तो आ रहा है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, लास्ट में मिथाइल आएगा। हो गया। लेकिन अगर एक और ऐसा हो सकता है कि अगर आपको हेलोजन डिफरेंट कर दिए बेटा और डिग्री सेम कर दी, केवल हेलोजन का चेंज कर दिया हमने, मतलब सब 3 डिग्री है। सपोज हमने कर दिया CH3 होल थ्राइस CI, ऐसे बना सकते हैं आयोडीन। इसके बाद हमने कर दिया CH3 होल थ्राइस CBr, एक कर दिया CH3 होल थ्राइस CCl, ये कर दिया, तीनों 3 डिग्री कर दिया ना। अब बताइए ऑर्डर। एक सेकंड, ये वाला स्टेप है ना, अभी लिख रहा है बोर्ड पर। फ्लोरीन को नहीं लेते हैं, वो एक्सप्लोजिव होता है। जिसका ये बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा वही होगा ना। हाँ, पी ब्लॉक पढ़ लिया ना, जिन लोगों ने पढ़ लिया HCl HBr HI पढ़ लिया ना सबने, है ना। तो आप बताइए कि अगर हमें CI बॉन्ड को ब्रेक करना है, C और I बॉन्ड को, और एक C और Cl वाले बॉन्ड को ब्रेक करना है, पहले कौन टूटेगा? भाई I वाला टूटेगा ना पहले। जितना बड़ा साइज होगा बॉन्ड उतनी जल्दी टूटेगा ना। कहाँ I वाई लगा रहा है, प्लस I माइनस I है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसका होगा? I का, फिर Br का होगा, लास्ट में Cl का। तो SN1 से दो तरह के क्वेश्चन आएंगे आपको, या तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री करवाएगा, या फिर कहेगा सेम हेलोजन होगा तो आयोडीन ब्रोमीन और क्लोरीन होगा। ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन और बनेगा नंबर 3। अगर यहाँ पर आपका अल्काइल हैलाइड कायरल सेंटर बना, ठीक है, अगर उसमें कायरल सेंटर हुआ, 3 डिग्री में कायरल सेंटर भी हो सकता है ना, तो सपोज आपने एक ऐसा कोई कंपाउंड ले लिया जो ऑलरेडी कायरल सेंटर वाला है, इसमें चेंज कर रहे हैं हम, इसमें एक CH3 है, आपने यहां पर एक C2H5 कर दिया बेटा, ठीक है, यहां पे भी कोई चेंज कर दो आप, यहां आप C3H7 कर दो, हो गया 3 डिग्री, बट ये कायरल सेंटर हो गया बेटा। हाइड्रोजन से भी यहाँ कुछ फर्क नहीं पड़ेगा फिलहाल ना, जो सॉल्व करने जा रहे हैं उससे हो गया कायरल सेंटर। आप मैग्नीशियम चलाएंगे वहां कार्बोकेटाइन बन जाएगा, इसी का कार्बोकेटाइन बनेगा ना बेटा, ये हमने इसी का कार्बोकेटाइन बना दिया, हो गया। अगर ये कायरल सेंटर है तो इसका कुछ कॉन्फ़िगरेशन रहा होगा DIL, या तो ये स्मॉल डी होगा स्मॉल एल होगा, सपोज हम मान लेते हैं स्मॉल डी होगा, ये मतलब ये 100% स्मॉल डी था ना बेटा अभी, ठीक है। आपने इसका कार्बोकेटाइन बना दिया, इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp2 है ना, कार्बोकेटाइन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। आप इसको हम उधर लिख लेते हैं कार्बोकेटाइन को, मतलब ये सेकंड स्टेप चलाते हैं ना इसका, तो CH3 C2H5, इधर होगा C3H7, ये पॉजिटिव, और यहां होगा OH माइनस। देखो ये वाला D था ना बेटा, और कार्बन sp2 था। अब जो आप OH माइनस इस पर अटैक करवाने वाले हैं, वो इसके अनहाइब्रिडाइज्ड P में अटैक करेगा ना। ये sp2 है, इसमें एक ऐसे बचा हुआ ना P ऑर्बिटल, ऐसे, ये sp2 है, ये sp2 और ये sp2, और ये P अनहाइब्रिडाइज्ड होगा। अब न्यूक्लियोफाइल या OH माइनस से अटैक करने आ रहा है इस पर, तो जो बॉन्ड बनेगा या तो फ्रंट से बनेगा बैक से बनेगा, पर बॉन्ड इतना फास्ट बनता है ना कि अगर OH माइनस ने आगे से अटैक किया तो आगे ही रह जाता है, घूमकर पीछे नहीं आता, या बाई चांस पीछे से अटैक हुआ तो पीछे रह जाता है। तो हम मान के चलते हैं कंटेनर में दोनों प्रोबेबिलिटी चल रही होंगी, हो सकता है 50 आगे या 50 बैक साइड होगा, दोनों मान के चलते हैं हम।
तो आप सोचो कि इससे उसको प्रोडक्ट को कंपेयर करते हैं हम, अगर ये वाला एग्जैक्ट कन्फिगरेशन आपने उधर कॉपी कर लिया होता बेटा, तो जहां से सीएल हटा है वहीं पर अगर आप OH लगाते तो डी होता, वो कहीं कुछ तो चेंज करा नहीं आपने। ये हम थ्योरेटिकल नहीं, RS नॉमिनल नहीं लगा रहे हैं यहाँ पर, हम सीधा प्रैक्टिकल फैक्ट की बात कर रहे हैं कि अगर फ्रंट से सीएल हटा है और फ्रंट पर ही आप OH लगाते तो डी होता। ठीक है, तो एक तो वहां डी बनने की प्रोबेबिलिटी। हम बोल रहे हैं कि बैक साइड से भी अटैक हो सकता है, तो अगर इसका अटैक बैक साइड से हुआ होगा तो इसकी मिरर इमेज बनी होगी, मतलब क्या बना होगा एल। तो ये है कि यहां पर जो डी था ना बेटा 100% डी, पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो डी प्लस एल होगा, 50% डी और 50% एल। और जब 50 डी और 50 एल होता है तो रोटेशन 0 हो जाता है, इसको बोलते हैं हम रेसिमिक मिक्सचर। तो ये SN1 का लास्ट क्वेश्चन था बेटा, कि जब भी SN1 रिएक्शन होगी तो जो प्रोडक्ट होगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, या फिर क्या होगा रेसिमिक मिक्सचर होगा। पर आप आंख बंद करके टिक मत लगाना, देख लेना ये कायरल सेंटर भी होना चाहिए उसके लिए। पता लगा ये कायरल सेंटर ही नहीं है, उधर आप टिक लगा रहे हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव या रेसिमिक मिक्सचर, उन्होंने लगा रखा है नॉर्मल प्रोडक्ट। तो आप दोनों साइड से इसको चेक कर लेना। ये SN1 कंप्लीट हो गया बेटा, ठीक है, चलिए जाइए बाहर।